मेरी शादी मेरी बहन के 38 साल के जेठ अमजद से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी। मेरी छातियां बहुत छोटी छोटी थी। शादी की पहली रात जब मेरा शौहर मेरे करीब आया, इसका हाथ मेरे जिस्म पर पड़ा तो वह अचानक गुस्से से भड़क उठा। इसने दिल को चीरती हुई आवाज में कहा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम में औरतों वाली कोई खूबसूरती ही नहीं। इसके लफ्ज मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। वह चलाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन मैं खामोश रही। दिल में एक गहरी टीस उठ रही थी, जैसे मेरी इज्जत को पांव तले कुचल दिया गया हो। एक दिन इस दर्द को सीने में दबाए मैं डॉक्टर के पास चली गई। मेरा नाम मालिका है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी गोरी चटू थी। नैन नक्श भी बड़े ठीक थे, लेकिन बहुत दुबली पुतली थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलना कूदना बहुत पसंद था। दिल्ली मोहल्ले में मैं अक्सर लड़कों के साथ खेलती नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मुझ पर कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं जो सब शादीशुदा थी। मेरा वक्त ज्यादातर लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनावा भी वैसा ही था। मैं लड़कों की तरह जीन्स और शर्ट पहनती, सर पर केप लगाए रखती। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही ना चला कि कब वक्त गुजर गया और मैं 17 साल की दहलीज पार कर चुकी थी। जब मैं 17 की हुई तो माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। वो कहती, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो और अब तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। वह एक गहरी सांस लेकर बोले, अपने आप को देखो, नंगे पाँव खेल खेल कर तुम्हारे पाँव कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की चप्पल भी मुश्किल से मिलेगी। मर्दों की चप्पल लानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बातें एक कान से सुनती और दूसरे से उड़ा देती। माँ की डांट सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ ही था। मैंने माँ से मिन्नतें की, बस आखिरी बार खेलने दो, लेकिन वह ना माने। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब मैं बस छत पर जाकर पतंग उड़ाती, अड़ोस के अली की छत पर जाकर इससे माँ की शिकायतें करती। मैं कहती, माँ ने मुझे घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। अली मुस्कुरा कर कहता, कोई बात नहीं मालिक, अब तुम बड़ी हो गई हो, घर पर रहा करो। वह उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर अली की शर्ट मांग कर पहन लेती। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना की। शायद इसकी वजह अली थी, जो हर जगह मेरा मुहाफिज बनकर साथ रहता। वो माँ के बहुत से काम भी कर देता, क्योंकि हमारा कोई भाई ना था। पापा परदेश में रहते थे, साल भर बाद ही आते थे। जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरी बहन की सास ने मेरे लिए अपने बड़े बेटे अमजद का रिश्ता मांग लिया। मैं 17 साल की थी। जब मुझे पता चला तो मैंने माँ से साफ कहा, मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी, और वह तो आप ही का जेठ है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मेरी आवाज में बगावत थी, लेकिन दिल में डर भी। मैंने कहा, मुझे उनसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने पास ही रख लो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी जो हरकतें हैं, मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हें चाय का कप बनाना नहीं आता। वह रुकी, फिर बोले, और वैसे भी वहाँ तेरी बड़ी बहन है, वह तेरे सारे ऐब छुपा लेगी। तुम तो जानती हो तेरी बहन की सास कितनी अच्छी है, वो तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी। यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, पर माँ, अमजद जी तो इतनी बड़ी उम्र के लगते हैं मुझसे, मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, वह ज्यादा बड़े नहीं हैं, वह बस दुखने में बड़े लगते हैं। मैंने माँ की बात मान ली। दिल पर पत्थर रखकर मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी बहन और उसके भाई अमजद की शादी एक साथ ही हुई थी, लेकिन मेरी बहन की जेठानी एक दिन मार्केट गई थी, जहां इसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसका सर फट गया था और उसकी मौत वहीं हो गई थी। मैं खुश तो ना थी, लेकिन आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ अमजद जी के रिश्ते के लिए आंटी से इनकार ना कर पाई। खैर, मेरा ध्यान शादी की तरफ बिल्कुल ना था। मेरा दिमाग अब भी खेल कूद में ही अटका रहता था।
शादी से 3 दिन पहले भी मैं छप छप कर बाहर निकल जाती थी। माँ मुझे जबरदस्ती घर में बंद कर देती और कहती इस लड़की को छीन नहीं आता। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले उधर भागती फिरे तो इस पर रंग रूप नहीं चढ़ता। वो 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर में बैठकर काटे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कोई पतंग कटती तो मैं सीधा छत की तरफ दौड़ लगाती कि कहीं वो किटी हुई पतंग मुझे मिल जाए। खैर मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी थी। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के वक्त मेरी शादी हुई और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर शुरू हो गया। मेरी बहन और आप ही हमसे अलग बैठी थी। मैं और अमजद जी एक साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा शौहर अमजद मुझे बार बार बड़े करम से देख रहा था। मैं अपनी बहनों के घर ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरी बहन की सास जो मेरी माँ की सहेली भी थी, वह कभी कभार हमसे मिलने आ जाती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी। मुझे ज्यादा मतलब ना था ना बहनों से, ना माँ की सहेली से। इसलिए मुझे आंटी के रवैया के बारे में ज्यादा कुछ पता ना था और ना ही अपने शौहर अमजद के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से वह मुझे देख रहा था, वह अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी। ऐसी घुटन जो मुझे कभी मोहल्ले के लड़कों से ना हुई थी, जिनके साथ मैं बचपन से खेलती आई थी। वो मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफर कर रही थी और फिर वह भी इस भारी दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक शलवार कमीज भी ढंग से ना पहनी थी। जीन्स, शर्ट और टी शर्ट में ही घूमती रहती थी। इस वक्त इस भारी लहंगे में मुझे सख्त घुटन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16-17 घंटे का यह सफर इस भारी लहंगे के साथ गुजारा। रात को सोने से पहले जेवर तो उतार दिए थे। मुल्तान पहुंचने के बाद मेरी सास मेरी बहन को कहने लगे, इसका सारा होलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो और इसे कमरे में बिठा दो। ओ मेरी आपी ने मेरा लहंगा घूंघट ठीक किया और मुझे पलंग पर बिठाकर चली गई। मैं बहुत घबरा रही थी। आपी ने कहा मालिका घबराओ मत, मैं जा रही हूँ आराम करने। और मैंने कहा ठीक है जाओ। मैं थकन और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद न आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पकी थी। जब भी मुझे नींद आती, मैं जाकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसलिए अपने शौहर के कमरे में आने का इंतजार भी मैंने ना किया। तकिए पर सर रखते ही मैं सो गई। अचानक आधी रात को मेरी आंख खिली। देखा अमजद सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मुझे इसका इंतजार करना चाहिए था। खैर, मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। नाश्ता करवाकर ही मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठाया था और मैं कमरे में आते ही सो गई थी। मैं अलीफाटे कर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि खाने पीने का कोई जुगाड़ कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने बिस्तर के नीचे पाँव रखे ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पाँव इससे टकराया और मैं गिरते गिरते बची। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मैं जल्दी से संभल गई। गिरने से तो बच गई, लेकिन चीख की आवाज सुनकर अमजद की मक खिल गई। अमजद मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ अलीफाटे और मेरे पास आ गया। इसने अपना तकिया भी बिस्तर पर रख दिया। बेशक इसका मेरे घर आना जाना था, लेकिन मुझे इससे कभी कोई मतलब ना था। अब अमजद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। इसने कहा हो गई नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसी सुई थी कि अलीफाटिनी का नाम ही नहीं लिया। मैंने शर्मिंदगी से कहा आई एम सॉरी। शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए पता ही ना चला कि कब नींद आ गई। वो बोला हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। इसने गहरी सांस लेते हुए मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे तो ऐसी कोई बात याद ना थी, लेकिन मुमकिन था क्योंकि गहरी नींद में जब माँ मुझे जगाती थी तो उनसे भी यही कहती थी। इस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अमजद से कैसे कहूँ कि मुझे भूख लग रही है। तभी इसने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला बेशक मेरा तुम्हारे घर आना जाना था, लेकिन मलना ना था। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर सोचता रहा कि पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। इसने एक लम्हा रुका,
फिर कहा मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी। यह कहकर उसने साइड टेबल के दराज से एक चीन निकाली और मुझे पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया और अजीब सा था। अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेलती थी वह मुझे लड़का ही समझते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें ना करते थे। इसलिए अमजद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। इसका मेरे चेहरे को छूना, धीमी आवाज में बातें करना, सब कुछ दिलफरेब सा लग रहा था। लेकिन अचानक वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। इसने कहा, तुम्हारे हाथ इतनी मोटे और बड़े क्यों हैं? लालकियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? इसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, मुझे लालकियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लालकियों की तरह नाखून बढ़ाने और हाथों की देखभाल का शौक ना था, इसलिए मेरे हाथ रुखे और मोटे हो गए थे। वो बिस्तर से अलीफाटेकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक लाल रंग का ड्रेस मुझे थमा दिया और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इस भारी लिबास से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने शुक्र किया। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम में गई देखा कि वह एक बहुत बारीक सी नाटक थी। मैंने शर्माते हुए वह पहन ली, लेकिन इसे पहनते हुए मैं बहुत घबराई। कमरे में वापस आई तो अमजद हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर छिलकाव कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। इसने मुझ पर परफ्यूम छिलकना शुरू किया और कहा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वो मुझे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर ले आया। वो प्यार भरी बातें करने लगा। इसकी नजरें मेरे पूरे जिस्म पर घूम रही थी और मैं बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नजरों का सामना मेरा पहली बार हो रहा था। कुछ ही देर में इसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। इसके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से पर फिर रहे थे, लेकिन मेरी छातियों पर जाकर उसके हाथ रुक गए। अचानक वो मुझसे एकदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ ना पाई कि इसे क्या हुआ। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस ना आया। मुझे समझ ना आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो वह बहुत खुश था, पता नहीं क्या हो गया। पूरी रात वह कमरे में ना आया। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए और कमरे से बाहर आ गई। देखा वो बाहर सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई कि वह कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। जैसे ही मैं इसके पास आई वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा, और फिर तो जैसे यह सिलसिला ही शुरू हो गया। मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश करती वह इतना ही मुझसे दूर भागता, वजह भी ना बताता। शादी के बाद उसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे कतराने लगा था। एक दिन मेरी आप ही मेरे पास आई और कहने लगे, मालिका अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। उमने पूछा, अब जा रही हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ, तेरे बहनोई को कंपनी से कॉल आई थी तो जाना ही पड़ेगा। दरअसल मेरे बहनोई दुबई में काम करते थे और आप ही भी उन्हीं के साथ दुबई में रहती थी। छुट्टियों में यहाँ आती थी। खैर काफी दिन गुजर गए, लेकिन अमजद का रवैया मेरे साथ न बदला। एक दिन मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमजद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? वह बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो कभी तुमसे शादी ना करता। मैं इसकी बात का मतलब ना समझी। मैंने कहा, आखिर मैंने क्या कर दिया? वो बोला, तुम्हारे अंदर लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं। तुम तो मर्दों जैसी दुखती हो। तुम्हारी चाल ढाल हता के जिस्म की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वह ऐसा कह रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। अब मैंने अपने जहेज के कपड़े निकाले और वही पहनना शुरू कर दिया। अपनी सास के साथ मिलकर उसके पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। इसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी। 2 महीनों में ही मैंने खुद को ही अक्सर बदल दिया कि शायद अमजद का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, लेकिन वह तो बस हटुर की तरह बन गया था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेट कर सो जाता। मैं इसकी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, इसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक फितरी ख्वाहिश थी। मेरी शादी हुई थी और वह मेरा शौहर था। एक बीवी होने के नाते अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी।
पहले जो मैं हर चीज से लापरवाह रहती थी, अब अमजद की पसंद में ढालकर मैंने अपनी शख्सियत तक खो दी थी। मैंने खुद को अमजद की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वह फिर भी मुझसे बात ना करता था। एक रात में सो रही थी, अचानक चिल्लाने और बात करने की आवाजें आने लगे। शोर से मेरी आंख खिल गई। मेरी सास और अमजद के दरमियान बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात अमजद और मेरी सास के दरमियान हो रही थी वह सुनकर मेरे होश अलिफार गए। अमजद अपनी माँ से कह रहा था कि वो यह शादी तोड़ना चाहता है। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी सास कह रही थी, खबरदार जो तुमने यह लफ्ज अपनी जुबान से निकाला। अमजद बोला, मैं मालिका के साथ नहीं रह सकता। सास ने कहा, किम, इस बच्ची में ऐसी कौन सी खराबी है? इसने तेरे लिए खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तेरे सारे काम करती है, पूरे घर को संभाल लिया, अपना पहनना चलना फिरना उठना बैठना तक बदल लिया, और तुम हो कि इस पर सौतन लाना चाहते हो। वह बोला, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या कमी है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। कोई भी मर्द उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं दूसरी शादी करूंगा। मालिका चाहे तो मैं इसे दिल से तलाक देने को तैयार हूँ, चाहे तो मेरे नाम के साथ जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो निगाहें चुराते हुए कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमजद, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? वो बोला, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा, मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा खुद अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ मुझ में क्या बार आई है? वह बोला, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। अच्छे सूट पहनने से तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में आईने के सामने खड़ी होकर देखना, बिल्कुल पत्थर जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे लगता है कि मैं किसी मर्द के पास हूँ। मुझे तुमसे घन आती है। तुम्हारी सोबत में मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मेरे दिल में कोई तूफान अलिफाटता है। तुम्हारे पास आने को दिल नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसकी बातें सुनकर मैं बेजान सी होकर बैठ गई। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी? इसने जो कमी मुझे बताई, इसमें मेरा कोई बस ना था। इसने जो तौहीन की, वह मेरी रूह तक को जख्मी कर गई। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा, जब से तेरी शादी हुई तो मैं कि नहीं गई, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जा। मैंने कहा, उम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमजद दूसरी शादी कर लेंगे। सास ने कहा, मैं इसे समझाऊंगी। तुम उसके सारे काम वक्त पर करती हो, इसलिए इसे तेरी कदर नहीं। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तेरी कमी महसूस करेगा, फिर इसे तेरी कदर होगी। मुझे सास की बात ठीक लगी। मैं अपनी माँ के घर वापस चली गई। 7 महीने तक मैं ससुराल रही थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब घर आई तो माँ से गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने समझा कि मैं उनके दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन अब मैं उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल चुकी थी। उन लड़कों में अली भी था, जिससे मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान थी। मुझे अमजद की फिक्र सता रही थी। सब मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अली चुप था। वो बस मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। इसने कहा, तुम्हें क्या हुआ मालिका? इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन यह कहते हुए मेरी आवाज भर आई। वो मेरे चेहरे, मेरी आंखों को गौर से देखने लगा। वह बोला, तुम्हारी खुशी तो नजर आ रही है। बचपन साथ गुजारा है, हम साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी है। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर अमजद ने तुम्हें कुछ कहा है
तो बस एक बार इशारा कर दो, फिर देखो इसे कैसे ठीक करता। इसने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा। मैंने कहा तमीज से बात करो, वह तुमसे बड़े हैं। वह बोला तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो भी वजह बनेगा इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अली वो बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे क्या बताती। मेरी दोस्ती अली की बहन के साथ बचपन से बहुत अच्छी थी और वह भी शादीशुदा थी। मैंने सोचा कि इससे जाकर बात करूं, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं अली के घर चली गई। अली इस वक्त अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर जाता था। उनके कपड़ों की कई दुकानें मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर दुकानों को संभालता था, इसलिए वह शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त गई क्योंकि अगर अली घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडलाता रहता। अली की बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई। इसने मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने इससे यही कहा कि अमजद बहुत अच्छे इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में झिझकते हुए मैंने वह सवाल पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस मसले का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी कि बगैर किसी से कुछ कहे मेरा यह मसला हल हो जाए। इसलिए अगले दिन ही मैं अली की बहन के साथ इस लेडी डॉक्टर के पास चली गई। इसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और अच्छा खाना खाने की हिदायत दी। घर वापस आई तो माँ मेरी सास से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और खुद सास से बात करने लगी। उनसे अमजद के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगे, मैं रोज इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद लेनी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद मेरी भूख ही खत्म हो गई। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद अमजद को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अब भी वैसा ही था। मैंने चंद नवाले खाए और दवाई खा ली। दवाई खाते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सीने में दर्द अलिफाटेने लगा। मेरा सीना भारी भारी लगने लगा। मैंने सोचा शायद इसी से मेरा मसला हल हो। इस सोच के साथ में वह दवाई खाती रही, लेकिन दवाई खाते ही मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन इसके लिए यह सब बर्दाश्त कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमजद की कॉल आई। जब मैं कराची आई थी, अमजद की कॉल पहली बार आई थी। मैंने फौरन फ़ोन अलिफाटे लिया। मुझे लगा शायद वो मुझे याद कर रहा होगा, इसीलिए फ़ोन किया। लेकिन वो बोला, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही। मेरी माँ मुझे तेरी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं तुम जिम जैसी मर्दाना लालकी ने मेरी माँ पर किया जादू किया कि इसे सारी दुनिया की खूबियां बस तुम्हें नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करो। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ वरना तलाक दे दूंगा। मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दे लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं यह सुनकर रोने लगी। बार बार कह रही थी अमजद मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो देखा कि पीछे हाथ बांधे अली खड़ा था। इसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो बोला तुम्हारे शौहर का फ़ोन था। मैंने कहा हाँ। वो बोला क्या कह रहा था और तुम रुक क्यों रही हो? वो बहुत संजीदा अंदाज में पूछ रहा था। मैंने कहा तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बगैर बताए मेरे कमरे में चले आते हो? तुम होते कौन हो इस तरह बगैर इजाजत आने वाले? जाओ निकलो यहाँ से। मैं इसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बहुत रूखी बातें सुना दी। मेरा गुस्सा देखकर वह बोला तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा यह हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। मैंने इसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी दवाई देखकर मुझे अमजद की बात याद आने लगी। मैंने 2 गोलियां निकाली और एक साथ खा ली क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए।
लेकिन वह दवाई खाते ही मुझ पर ऐसी घबराहट सवार हुई कि मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। पापा घर पर ना थे और बाकी सब अपने अपने घरों में थे। इसलिए माँ ने अली को ही बुलाया और इसी के साथ मुझे अस्पताल ले गई। 3 दिन तक जो मैं खाती वह मुझसे हजम न होता था। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कहा, यह दवाई बहुत तेज है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। यह दवाई तुम्हारे गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। फिर वह दवाई इस्तेमाल करने की वजह पूछने लगी। मैं रोते हुए इसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह बोली, यह सब खुदा के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा जिस्म देता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह मसला होता है, लेकिन जिन्हें औरत की इज्जत का एहसास नहीं होता वह ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ यह मसला खुद ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखती, तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद भरने लगता। वैसे भी तुम इतनी बुरी नहीं लगती। यकीनन तुम्हारा शौहर दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर वह माथे पर बिल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही अली ने मेरी माँ को दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया और वापस चला गया। माँ मुझसे कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा कहती थी कि मुझे घर बस का रंग नहीं आता। लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैंने अपने आप को अमजद की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। अब मेरी सास से पूछ ले। लेकिन फिर भी वह कहता है कि इसे मुझसे घन आती है। मेरी सोबत से इसका जी खराब होने लगता है। यह बातें एक औरत की रूह तक को जख्मी कर देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि अमजद के दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक का दाग नहीं लगाना चाहती थी। मैं यह कहते हुए रो रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन माँ ने मेरी सास से बात की। वह खुद परेशान थी। कह रही थी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से मालिका की जिंदगी खराब हुई। अमजद की पहली बीवी के मरने के बाद इसने कोठे पर जाना शुरू कर दिया था। वो एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसके साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था। मैंने इसे अपनी किस्म देकर तुमसे शादी करवाई, लेकिन इसे इस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नजर न आई तो इसने तुम्हें अब निकालना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे अमजद से तलाक दिलवाई। वो कहने लगे वो मेरी बेटी के काबिल नहीं था। लेकिन मर्दों से मेरा यकीन अली फाटे गया था। तलाक को सिर्फ 4 महीने हुए थे कि अली की माँ अली का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से गहरी चोट खाई थी, इसलिए दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि अली ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस चले गए। कुछ दिन बाद मैं सहमे बैठी थी। अचानक एक गेंद सहमे आकर गिरी। बाहर लड़कों का शोर शुरू हो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गेंद अलिफाट आई और दरवाजा खोलकर गेंद वाला हाथ बाहर निकाला। मुझे लगा कि गेंद लेने के लिए दरवाजा बजाया गया है, लेकिन किसी ने गेंद के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया। गेंद मेरे हाथ से छूट गई। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो साम अली खड़ा था। इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, अली मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। वो दरवाजे को धकेलकर अंदर आ गया और बोला, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा कि इस इंसान से बहुत मोहब्बत है तुम्हें कि इसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं। समझो मर्दों से ही नफरत हो गई है। अब अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल ही नहीं करना चाहती। वो बोला, इस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमजद से प्यार है, इसीलिए इनकार किया।
वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते। अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें बस अमजद से प्यार है। इसी के गम में सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? वो बोला, ठीक है तो इस बात का सबूत दो। मैं इसी हफ्ते तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें इससे नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वह चला गया। मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से बेबस हो रहे थे। मैंने इसकी बात पर कोई ऐतराज ना किया। चुपचाप मैंने अली से शादी कर ली। लेकिन जब अली कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं वह भी वही लफ्ज न बोले जो अमजद ने बोले थे। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा मैं रोने लगी। वो बोला, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तेरी उन कमियों को तुझे बताऊं जिनमें तेरा कोई बस नहीं? मैं हैरान थी कि इसे यह सब कैसे पता। हर बार की तरह मेरे दिल और दिमाग में आने वाले हर सवाल को वह कैसे जान लेता था। वह मेरा हाथ थामकर बोला, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने इसे बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि इस घटिया इंसान से तुम्हें तलाक दिलवा दूं। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ भूल जा जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि अली तुमसे बचपन से मोहब्बत करता है। वह बोलता रहा, जब तेरी शादी अमजद से हुई मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी तेरी शादी वहां होने ही ना देता। बात करते करते इसने मेरी जेवरात उतार दिए, और जब इसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर ना था। सुकून से मैं उसके सीने से लग गई। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद सच्ची मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक